तो भारत माँ के चरणों में नमन करते हुए देशभक्ति के इस महापर्व पर स्वतंत्रता के महान आंदोलनों की यादों को पुनर्जीवित करते हुए और आज़ादी के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं शिवांगी जैन स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत राष्ट्रीय व्याख्यान माला की खास कड़ी में आप सभी का और सभागार में उपस्थित हमारे अतिथिजनों का सुदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 9 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह का आयोजन करते हैं। इसमें हम देश विदेश के विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। तो आज हमारी श्रृंखला का तीसरा दिन है और आज हमारे मेहमान, आज के हमारे विद्वान हैं माननीय सतीश जी, स्वदेशी जागरण मंच और अखिल भारतीय के सह संगठक हैं। माननीय सतीश जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इनका परिचय भी मैं आप सभी के सामने देना चाहूँगी। सतीश जी पिछले 42 वर्षों से सामाजिक जीवन में 12 पुस्तकें, आर्थिक, रोजगार, स्वदेशी संबंधित विषयों पर ये लिख चुके हैं और 150 से अधिक विश्वविद्यालय में लेक्चर सतीश जी ने दिए हैं और सारे देशों में भी सतीश जी प्रवास कर चुके हैं। रोजगार, स्वदेशी, आर्थिक पर गहन अध्ययन है। आज के हमारे विद्वान मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं श्रृंखला में आगे बढ़ूँ तो आपको बताना चाहूँगी कि सुदर्शन न्यूज़ के लिए इस बार का ये उत्सव बहुत खास है, बहुत अहम है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ ने अपने तब के 2 दशक से भी ज़्यादा वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उनका, जिनके संरक्षण में सुदर्शन परिवार लगातार बढ़ रहा है, सुदर्शन चैनल लगातार बढ़ रहा है। हमारे प्रधान संपादक, सुदर्शन परिवार के मुखिया श्री सुरेश चवाणके जी, तो जोरदार तालियां माननीय सुरेश जी के लिए। तो कुछ ही समय में आप माननीय सतीश जी का उद्बोधन भी सुनेंगे और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो इसका भी उत्तर आज के हमारे मेहमान सतीश जी देंगे। तो मैं सुरेश जी से आग्रह करना चाहूँगी कि माननीय सतीश जी का स्वागत करें। तो एक बार जोरदार तालियां। तो सर आप सभी के समक्ष आज की प्रस्तावना समक्ष रखेंगे। सर। भारत माता की। आज 22 वर्ष की तीसरी व्याख्यानमाला, 22 वर्ष की व्याख्यानमाला और आज तीसरा व्याख्यान माननीय सतीश जी हमारे सामने स्वदेशी पे देंगे। सुदर्शन जब से शुरू हुआ है तब से जिन आग्रह की बात करता है उनमें एक आग्रह स्वदेशी का भी है। इस मुद्दे पर हमारा सबसे बड़ा विख्यात कैंपेन है जिसको हम बायकॉट चाइना नाम से पिछले 22 वर्षों से चलाते हैं। यहाँ तक कि चीनी मीडिया ने भी हमारे इस कैंपेन को वहाँ के अखबारों में छापा है कि ये वही चैनल है, यही सुरेश चवाणके जिसने कैंपेन चलाया था। हम स्वदेशी का आग्रह करते हैं, इसका मतलब केवल स्वदेशी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से नहीं करते। हम स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्व अर्थ, सारे स्वत्व की बात करते हैं। स्वशासन, सब कुछ स्व होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर इन चीज़ों को खास करके ग्लोबलाइज होते इस दुनिया में लोग मजाक का विषय मानते थे। लोग कहते थे कि कहाँ इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में सुरेश जी आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका भी अपने आप को अमेरिका फर्स्ट कह रहा है, तब हम कितने सही थे ये वही साबित करवा के दिखा रहे हैं। और अब तो और ज़्यादा इसका ये सब चीज़ें हो रही है। जब मैं विद्यार्थी परिषद में था और हम महाविद्यालयीन जीवन में ये सब कुछ करते थे, तो उन दिनों में हम कहते थे कि देखना सब देश यही करते हैं, बस दिखाते नहीं हैं। तब से लेकर हम इन विषयों पर काम कर रहे हैं। अब बदलती दुनिया कितनी ही भले ग्लोबलाइजेशन के नाम पर नज़दीक आती हो, लेकिन हर देश अपने स्वतः के अस्तित्व के लिए कोई भी समझौता नहीं करता और यही उसका राष्ट्रवाद होता है। इसलिए ऊपर से कुछ भी दिखे, लेकिन स्वदेशी के सिवा किसी भी राष्ट्र के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं होता।
मुझे लोग कहते हैं कि आप तो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, सब कुछ इतना हाईटेक सुदर्शन चलता है, आपका फ़ोन भी विदेशी है। तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ा स्वदेशी वाले सभी लोग वापस यूज़ करते हैं। ऐसा वाक्य है कि हमको कंप्यूटर चिप तो विदेशी चलेगी, लेकिन पोटैटो चिप्स हमको स्वदेशी ही चाहिए। तो जहाँ संभव है जेरो टेक्नोलॉजी या जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर सकते हैं उसका आग्रह हम करेंगे। जहाँ विकल्प नहीं है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वदेशी की बात भी पहुँचाने के लिए अगर विदेशी तकनीक की आवश्यकता है तो वो भी लेंगे, क्योंकि बात पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ज़्यादा न बोलते हुए माननीय सतीश जी को बुलाता हूँ, जो कि वैसे तो शिक्षा से इंजीनियर है लेकिन मूल संयोग पानीपत के हैं, और पानीपत नाम लेते ही हम लोगों के लिए बड़ा संवेदनशील मुद्दा हो जाता है, क्योंकि पानीपत का तीसरा युद्ध है जिसको फर्जी तरीके से कहा जाता है कि ये हारे थे, हिंदू हारे थे, लेकिन पानीपत का ही अंतिम युद्ध है जिसके बाद कोई विदेशी हिंदुस्तान में दोबारा कभी भी नहीं आया। इसलिए वो युद्ध हमने जीता है और उस भूमि से आप आते हैं, मैं आपको मार्गदर्शन के लिए निमंत्रित करता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश चवाणके जी, जो हमारे पुराने परिचित मित्र भी हैं, और इस सुदर्शन न्यूज़ जो केवल कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, वास्तव में इस देश के मूल विचार का एक वाहक, एक क्रांति जैसा ऐसा एक चैनल शुरू हुआ है। मेरा प्रत्यक्ष तो पहली बार ये बड़े कार्यक्रम में आना हुआ है, यहाँ से प्रसारण में सीधा। ऐसे मैं जानता पहले से हूँ, क्योंकि जिस विचार परिवार के हम हैं उसी विचार परिवार का ही अपना ये चैनल है, और इस चैनल ने देश की जागृति में, स्वदेशी के जनजागरण में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम हम करते हैं तो स्वाभाविक है, मीडिया की एक बड़ी आवश्यकता होती है। बहुत प्रयत्न करने पर भी कई मीडिया अपने अपने कारणों से, उनके कुछ दूसरे कारण भी रहते होंगे, वो संकोच करते हैं। जो देते भी हैं तो जितनी मात्रा में देना चाहिए उतना नहीं देते। लेकिन हमने हमेशा से देखा है, स्वदेशी की, देशभक्ति की, राष्ट्रीय एकता की, भारत के संवर्धन की कोई भी प्रक्रिया हो तो सुदर्शन टीवी उसको दिल खोल कर पूरा न केवल स्थान देता है, बल्कि उसकी वृद्धि के लिए भी जो आवश्यक प्रयत्न होते हैं वो भी ये चैनल करता है। इसलिए मैं इसका स्वदेशी जागरण मंच के एक कार्यकर्ता होने के नाते से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ऐसा वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। जो मुझे आज विषय दिया गया है, ये जो सप्ताह है 9 अगस्त क्रांति दिवस से 15 अगस्त तक का, ये मनाने का निर्णय इस चैनल ने किया, ये अपने आप में अभिनंदनीय है। और इसमें अलग अलग दिन अलग अलग वक्ता बोलते हैं। मुझे कहा गया स्वदेशी से स्वराष्ट्र का निर्माण, तो इसलिए समझने वाली बात क्या है कि स्वदेशी ये कोई नया विचार नहीं है। स्वदेशी चिर पुरातन विचार है, नित नूतन भी है। स्वदेशी यानी क्या है? हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी कहा करते थे, यह देशभक्ति का क्रियान्वयन है। अंग्रेजी में कहते थे यह देशभक्ति इन एक्शन है। जिन्होंने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की, ऐसे श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी। और ये कब से शुरू हुआ? अभी स्वदेशी जागरण मंच 1991 से शुरू हुआ, लेकिन स्वदेशी का विचार ये कोई 30-40 साल पुराना नहीं है, और 100-150 साल पुराना भी नहीं है। जब महात्मा तिलक ने, वीर सावरकर ने या गांधी जी ने शुरू किया, नहीं। स्वदेशी का पहला वो कौन सा हम बोलते हैं, तो पहला तो वाक्य है जब राम जी ने लंका विजय कर ली, रावण मारा गया, तो विभीषण ने कहा, राम जी आप बहुत दिन हो गए, आपने इतना युद्ध किया, इतना वनवास पूरा किया है, आपका वनवास का समय हो गया है और अब लंका जीत ली है। मैं आपका शिष्य अब यहाँ का राजा हो गया हूँ लंका का, और इसलिए आप कुछ दिन जरा यहाँ विश्राम करिए, फिर अयोध्या देखेंगे। तो राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, भाई तुम्हारा क्या कहना है? तो स्वाभाविक रूप से लक्ष्मण जी ने भी बोला कि हाँ, विभीषण स्वयं कह रहे हैं, अब तो ये राजा हैं,
अब सीता माता आ गई है, रावण तो दुष्ट मारा गया है, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है, समय भी पूरा हो गया है, तो कुछ दिन यहाँ विश्राम करके चलते हैं। और उसी क्रम में उन्होंने बोला ये सोने की लंका है महाराज, इसलिए थोड़ा दिन रुकने में क्या हर्ज है। तो वहां राम जी बोलते हैं अपि स्वर्णमयी लंका ना में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण ये लंका भले सोने की हो ना मैं लक्ष्मण, मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जननी और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी प्यारी होती है, यह तो केवल सोने की लंका है। ये जो अपि स्वर्णमयी लंका है यह स्वदेशी का आदि मंत्र है कि आपको मां और मातृभूमि से यह स्नेह, ये आत्मीयता, ये श्रद्धा, आदर है या नहीं है। मां से नैसर्गिक रूप से होता ही है, मातृभूमि से भी होता है, किंतु उसका परिष्कार करना पड़ता है, उसकी मात्रा कई बार अलग अलग होती रहती है। और जब हम देश में आजकल देखते हैं, खासकर राजनीतिक माहौल में देखते हैं, वहाँ तो कई बार डाउट होता है कि जो इतने सब कर रहे हैं ये सब इनके अंदर देशभक्ति की बेसिक चीज़ें भी हैं कि नहीं है। इसलिए ये जो स्वदेशी का विचार है, ये देशभक्ति का विचार है, अपने देश को प्रथम रखने का विचार है, ये मातृभूमि के और अपनी संस्कृति का जो विचार है, अपनी जड़ों से जुड़े हुए होने का जो विचार है, ये प्राकृतिक है, ये नैसर्गिक है और इसलिए ये शाश्वत है। इसलिए हम कहते हैं स्वदेशी ये शाश्वत विचार है। इसमें से व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रादुर्भाव होते हैं, निर्माण होते हैं। जिस भी राष्ट्र में स्वदेशी का भाव, वो शब्द स्वदेशी बोले या ना बोले, उसको आप सामान्य उसमें समझना हो तो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देशभक्ति समझ लीजिए। जिस समाज में राष्ट्रभक्ति का विचार, देशभक्ति का विचार यानी स्वदेशी का विचार ये कमजोर हो जाएगा, वो राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा। 47 में हमने देखा कि देश के एक हिस्से के अंदर ये देशभक्ति का विचार, ये भारत भक्ति का विचार, ये स्वदेशी का विचार ये कमजोर हो गया, तो परिणाम क्या हुआ? देश का विभाजन हो गया। वो हिस्सा जिसमें ये भारत भक्ति, देशभक्ति और स्वदेशी नहीं रहा, तो वो देश से अलग हुआ, देश कमजोर हुआ। आज अगर देश जो वर्तमान में पाकिस्तान या बांग्लादेश का हिस्सा जो बाद में 1971 में हम लोगों ने प्रयत्न से बना, अगर ये एक होता तो आज हम कह रहे हैं कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने हैं। ये तो आज से 15 साल पहले ही हम बन गए होते। आज जितने लड़ाई झगड़े उन्हीं उसमें हमारे को करने पड़ते हैं, कभी वो पहलगाम की घटना कर देते हैं, कभी वो कुछ घटना कर देते हैं, ये सब की अवस्थिति नहीं रहती। क्यों हुआ ये कारण? क्योंकि उन वर्गों के अंदर देशभक्ति और स्वदेशी का भाव ये बहुत कमजोर न के बराबर हुआ, इसलिए वो देश को भी कमजोर कर गया। इसलिए जब हम कहते हैं स्वदेशी से स्वदेश का निर्माण, ये अनिवार्य शर्त है, ये केवल एक सामान्य विचार नहीं है ना। अगर राष्ट्र का निर्माण करना है, स्वराष्ट्र का निर्माण करना है, उसकी अनिवार्य शर्त है कि उसके घटकों में और यह स्वदेशी का भाव होना ही चाहिए। और उस प्रक्रिया को हम देखते हैं कि जब अंग्रेजों ने या उससे पहले मुगलों ने, पठानों ने देश प्रशासन किया, तो कौन से विचार ने इस देश को दोबारा से खड़ा किया? देश को मिटने नहीं दिया। हम अक्सर बोलते हैं क्या, यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कौन सा विचार है भाई? मिस्र, यूनान, रोम ये भौगोलिक इकाइयां तो हैं आज। तो जब हम कहते हैं मिट गए, यानी क्या मिट गया? तो वहां की संस्कृति मिट गई, वहां की देशभक्ति का भाव मिट गया, उस देश का जो स्वदेशी है वो मिट गया। इसलिए मिस्र है, रोम है, यूनान है, लेकिन कहते हैं मिट गया
क्योंकि उसकी संस्कृति, उसकी देशभक्ति, उसका स्वदेशी भाव ये नहीं रहा। भारत में ये रहा और ये हजारों सालों से रहा। हमारे महापुरुषों ने, श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी तो अभी आकर हुए, लेकिन उससे पहले के महापुरुषों ने, पीछे तक आप देखते जाइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के काल से लेकर श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी तक लगातार इस स्वदेशी भाव का जागरण करते आए हैं, भारत भक्ति का जागरण करते आए हैं, देशभक्ति का जागरण करते आए हैं। अब सारा तो इतिहास के पन्ने में नहीं खोलता हूं। जिस समय पर अंग्रेजों का शासन यहां संपूर्ण हो गया था, प्लासी की लड़ाई के बाद 1752 में अंग्रेजों ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में, भारत के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर लिया। ऐसे में जब देश तड़पड़ा रहा था, तो किसने सबसे पहले इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना, बाकी भी होगा, लेकिन एक नाम मैं बोल लेता हूं, हमारे पंजाब के सरदार राम सिंह कूका। उन्होंने पहला स्वदेशी का आह्वान किया। उस समय पर अंग्रेजों के खिलाफ या अंग्रेजों के किसी प्रक्रिया के खिलाफ बोलना ये अपने आप में इतनी बड़ी बात होती थी, कोई रिस्क लेता नहीं था। लेकिन राम सिंह ने कहा, क्या कहा कि मैं अंग्रेजों की बनी हुई संपूर्ण व्यवस्था का बहिष्कार करता हूं, और स्वदेशी का उन्होंने प्रयोग किया। कितना? उन्होंने कहा कि यह जो डाक व्यवस्था है ये अंग्रेजों ने स्थापित की हुई है, इसलिए इस डाक व्यवस्था का मैं प्रयोग नहीं करूंगा। और उन्होंने कूक मारकर संदेश देना, और कूक भी पर्टिकुलर टाइप की रहती थी, आगे तक ये संदेश है या नहीं, इनका व्यक्ति आ रहा है और इसका ये संदेश होगा। वहां से उनका नाम पड़ गया कूका, जो कूक देकर अपने एक से दूसरे साथी तक संदेश पहुंचाते थे। वो तो इतने वो थे कि उन दिनों में जब नए नए ये जो टैप थे, नलके थे, कुछ शुरू हुई थी व्यवस्था, तो नलके का पानी, अंग्रेजों ने नलका ये लाया है, इसलिए यहां से पानी नहीं पीना। आज भी उनके अनुयायी, ये जो मिशन है उसके अनुयायी आज भी कुएं का पानी जो है वो निकालकर अपने पीने के लिए, तो खासकर कुएं का पानी निकालकर पीते हैं। यहां तक कि नहरें उन दिनों जो खोदी गई थी, कुछ नहरें शुरू हुई थी पंजाब में, तो एक विशेषकर नहर खोदी थी, उस नहर को क्योंकि अंग्रेजों ने खुदवाया है, इसलिए उसके किनारे पर उगी हुई कीकर का दातन नहीं करते थे, क्योंकि उन दिनों में कीकर का दातन जो है वो कीकर का ही करता था, आजकल की तरह की टूथपेस्टों का रिवाज नहीं था। उन्होंने कहा कि ये नहर क्योंकि अंग्रेजों ने की है, मैं इसका बहिष्कार करता हूं, इसलिए उसके किनारे, उसके पानी से उगी हुई कीकर, इसका भी प्रयोग मैं नहीं करूंगा दांत साफ करने के लिए। इस प्रक्रिया को आगे चलाया ऋषि दयानंद ने। 1875 में जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, तो उन्होंने स्वदेशी शब्द का जो सार्वजनिक प्रयोग किया, ये ऋषि दयानंद ने किया, और कहा कि स्वदेशी के भाव से ही आप अपने राष्ट्र को सुरक्षित और मजबूत रूप से उभार सकते हो। बाद में जलकर जो स्वतंत्रता आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन बना, उसके प्रथम प्रणेता के रूप में राम सिंह और इनका नाम लिया जाता है। और आगे 1892 में जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बड़ा उपन्यास लिखा, आनंद मठ, ये आनंद मठ बंगाल में एक क्रांतिकारी हुए, विशेष रूप से वो संत लोग थे, लेकिन वो देश को आज़ाद कराने के लिए काम करते थे। उनका अंग्रेजों ने बहुत उनके ऊपर अत्याचार किया था। उनकी स्मरण में, उनके बलिदानियों के स्मरण में बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास लिखा आनंद मठ। उस आनंद मठ में वो जो सन्यासी थे, वो भारत माता के चित्र के सामने जो गीत गाते थे, उस गीत के लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वो गीत आज अपना राष्ट्र गीत है, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और ये वंदे मातरम ही भारत का प्रथम स्वदेशी गीत माना जाता है, जिसको राष्ट्र ने स्वीकृति दी अपने आज़ादी के बाद संविधान में, कि हमने कहा कि राष्ट्र गीत कौन सा रहेगा, तो वो वंदे मातरम रहेगा, जो 1892 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको देश के एक स्वदेशी गीत के नाते से लिखा। ये भारत माता की प्रार्थना थी। जो वो संतान, वो जो साधु थे, वो अपने आप को संतान शब्द को प्रयोग करते थे,
जो संतानें जो क्या नाम है करती है ना, भारत माता की संतानें, और इसका प्रभाव इतना हुआ, आप देखेंगे कि भगत सिंह की जेब में जो पुस्तक रहती थी वो वंदे मातरम के नाम से रहती थी। इस वंदे मातरम ने संपूर्ण भारत के 1947 तक के क्रांतिकारी हों, आंदोलनकारी हों, उनको प्रेरणा दी है। तो स्वदेशी ये केवल कोई अर्थव्यवस्था का, ये आजकल का कोई चलाया हुआ या हम ही स्वदेशी जागरण में चलाया हुआ विचार नहीं है, ना ना ना। ये भारत की जन जन को, भारत के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा देकर, कष्ट सहन करने की प्रेरणा देकर इस देश और समाज को स्वतंत्र कराने की जो एक प्रक्रिया करने वाला विचार है, वो श्रेष्ठ विचार यानी स्वदेशी विचार है। और जब लाल बाल पाल आप समझते होंगे, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। इस तिकड़ी ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो वातावरण बनाना था, तो कौन सा वातावरण बनाया, किस शब्द से बनाया? यहां आप लोगों को जानकारी होगी, यहां तो विद्वान लोग बैठे हैं। उस समय पर 1896-97 में स्वतंत्रता का कोई शब्द, कोई प्रयोग नहीं करता था। जो कांग्रेस बन भी गई थी, कांग्रेस ने 1930 से पहले स्वतंत्रता की ऑफिशियल डिमांड ही नहीं की है। 1930 के लाहौर के रावी नदी के किनारे जब पहली वो हुई, तब उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की है। उससे पहले अलग अलग शब्द बोलते थे, डोमिनियन स्टेट, सेल्फ रूल, राइट, ये वो। स्वतंत्रता शब्द भी कांग्रेस के नेता नहीं बोलते थे। तो कौन, क्या शब्द था? तब विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हमारे को कहां से प्रारंभ करना होगा, तो उन्होंने कहा यह प्रारंभ होगा स्वदेशी की यात्रा से। यानी भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, उसका प्रारंभ बिंदु, क्रांति छोड़ दी 1857 की, वो तो थी, लेकिन जो बाद में जिस आंदोलन को कहते हैं कि भाई बिना उसके आजादी आ गई, इसका, इस आंदोलन, इस स्वतंत्रता का प्रारंभ जो है, आधार बिंदु जो है, वो है स्वदेशी आंदोलन। 7-8 वर्षों ने इन तीनों ने संपूर्ण देश में घूम घूम कर, संपूर्ण देश में स्वदेश का ऐसा वातावरण बनाया। ये जो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना है ना, जरा ध्यान करना, ये स्वदेशी आंदोलन का परिणाम है। ये लाला लाजपत राय ने जो शुरू की कि हमारे अपना आर्थिक सिस्टम होना चाहिए, तो बैंकिंग सिस्टम अपना होना चाहिए। अंग्रेजों के बैंक चलते थे, वो नहीं करेंगे, हम अपना स्वदेशी बैंक होना चाहिए। तो लाला लाजपत राय ने इसमें इनिशिएटिव लिया था, इसलिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। और 1905 में अंग्रेज एक बड़ी गलती कर गए, की तो उन्होंने चालाकी के लिए थी, क्योंकि कलकत्ता उस समय पर देश की राजधानी थी, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ जो वातावरण बन रहा था वो सबसे ज्यादा वहीं बन रहा था। और बंगाल जो है ये क्रांतिकारियों का और देशभक्तों का बहुत बड़ा अड्डा बन गया था। अब अंग्रेजों को डर लगने लग गया था कि सारा बंगाल ये क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया, इसका करें क्या, वहां इनकी राजधानी है। तो उन्होंने एक चाल चली, उसी समय फूट डालो राज करो की उनकी नीति उनकी थी ही। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हैं उनको हम पूर्वी बंगाल कर देते हैं, और जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज हैं उसको हम पश्चिमी बंगाल कर देते हैं। इस प्रक्रिया को 1905 में उन्होंने किया, इसको कहते हैं बंग भंग। बंगाल का विभाजन किया। ये बंगाल का विभाजन इन्हें क्या था, स्वदेशी प्रेमियों से देशभक्तियों को, देशभक्त लोगों को आपस में तोड़ने का और एक अलग प्रकार की प्रक्रिया शुरू हो जाए, इसका एक प्रयास था। लेकिन जैसे ही ये प्रयास हुआ, ये लाल बाल पाल की तिगड़ी पहले से ही स्वदेशी का वातावरण बना रही थी, वो तो चल ही रहा था। इतनी देर में अंग्रेजों ने ये उल्टा निर्णय कर दिया, बस उसको अपने इन तीनों ने उठा लिया। इसको उठाया क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि चलो रक्षा सूत्र बांधो, स्वदेशी राखी, नहीं प्रयोग करेंगे अंग्रेजों का कोई भी सामान। और इस 1905 के बंग भंग आंदोलन को ही भारत का सार्वजनिक पहला सामाजिक राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है।
अंग्रेजों के खिलाफ, जरा ध्यान करना, 1857 1752 की प्लासी की लड़ाई हो या 1857 का हमारा स्वतंत्रता संग्राम हो, हम लड़े शूरवीरता के साथ, लेकिन हम विजय नहीं हो पाए। प्लासी की लड़ाई तो एक तरफा हो गई, वो तो सिराजुद्दौला ने के उसमें जो है, जो जयचंद ने जो है वो मीर जाफर ने जो है गद्दारी की, तो उसके कारण से चला गया, कंपनी जीत गई। 1857 की लड़ाई भी अलग अलग कारणों से हम जीत नहीं पाए, लेकिन जिस युद्ध में भारत को अंग्रेजों के खिलाफ पहली सफल विजय प्राप्त हुई, वो पहला आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन। ध्यान करना, 1905 में बंग भंग का जो आंदोलन हुआ, इतना प्रबल आंदोलन था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अंग्रेजों का बना हुआ कपड़ा, अंग्रेजों के बने हुए औजार, अंग्रेजों की बनी हुई कुछ भी चीज हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इधर जैसे ही बात पहुंची, वीर सावरकर ने पूना में विदेशी कपड़ों की होली जलाई। सबसे पहले होली वीर सावरकर ने जलाई है इसके विदेशी कपड़ों की, पुणे के अंदर, और संपूर्ण देश में यह स्वदेशी बंधन फैल गया। बंगाल का विभाजन बंगाल का था, अंग्रेजों को यह था कि अगर विरोध भी होगा तो बंगाल के लोग करेंगे, लेकिन देश की आत्मा एक थी। उस आत्मा का जो आंतरिक शब्द था वो स्वदेशी था। देशभक्ति सोई हुई जागृत हो गई कि अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ एक निर्णय किया, तो अंग्रेजों को लगता था बंगाल में छोटा मोटा विरोध होगा, इसको दबा लेंगे, लेकिन वो ज्वाला तो उठी। ऐसा स्वदेशी का प्रचंड आंदोलन हुआ, और अंग्रेजों को इस प्रकार के उनको तो स्वदेशी वगैरह क्या होता है इसकी आइडिया नहीं था। यहां तक हो गया, कपड़ा वगैरह तो कोई करते ही नहीं थे। उन दिनों में जो नाई के उस्तरे होते थे, उसका जो ब्लेड होता था वो भी इंग्लैंड से बनकर आता था। तो इन्होंने कह दिया कि जिस नाई का उस्तरा ये अंग्रेज वाला जो ब्लेड है उसमें लगा हुआ है, उस नाई से कोई शेव भी नहीं कराएगा। यानी किस हद तक स्वदेशी आंदोलन गया। कपड़ा ये वो मैन्युफैक्चरिंग बाकी सारी चीजें थी। ये जो खादी की जो प्रारंभ हुआ है, कुछ लोगों को लगता है कि खादी केवल गांधी जी ने प्रारंभ किया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये उस समय से शुरू हो गया था, बंग भंग के प्रथम स्वदेशी आंदोलन से शुरू हो गया था कि अपना कपड़ा बनाओ, अपनी चीजें बनाओ। अंग्रेजों को जब लगा कि ये सारा आंदोलन तो उल्टा पड़ गया है, हमारी अर्थव्यवस्था पे वो आने लगा है, चलाना कठिन हो जाएगा, और अंततः गत्वा 6 वर्ष तक झक मारने के बाद 1911 में के अंदर उन्होंने बंग भंग का वो जो अपना निर्णय वापस लिया। जिन अंग्रेजों को के राज्य में कहते हैं सूर्य डूबता नहीं था, इतने बड़े इलाके में उनका राज्य चलता था, हम उस समय पर पराधीन थे। एक पराधीन समाज, और लड़ाई लड़ रहा है विश्व की सबसे बड़ी सरकार के साथ, उसमें से भी विजयी करवाना, यानी अंग्रेजों का किया हुआ निर्णय कैबिनेट का निर्णय था बंग भंग को, और उसको वापस करवाना, यह स्वदेशी आंदोलन की प्रथम विजय थी, देश की प्रथम विजय थी। उसी के कारण से सारे देशभक्तों को लगा कि अगर हम अंग्रेजों को इसमें झुका सकते हैं, तब हम अंग्रेजों को स्वतंत्रता की लड़ाई में भी झुका सकते हैं। इसलिए 2012 के बाद का आप ट्रेडिशन देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो वास्तव में देश का स्वराज्य आंदोलन स्वदेशी से आ गया स्वराज्य, और उसी को बाल गंगाधर तिलक ने तब उद्घोषणा की, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। और वहां से स्वदेशी से स्वराज्य, और स्वराज्य से पूर्ण स्वतंत्रता 1930 में। उसी को वीर सावरकर ने और महात्मा बाल गंगाधर तिलक ने जब आगे चलाया, तो 1920 में जब तिलक जी का स्वर्गवास हुआ, तो उसको गांधी जी ने आगे पकड़ लिया और देश के स्वदेशी आंदोलन को और गति, और स्वराज्य के आंदोलन को और गति दी। और उसका परिणाम हम देखते हैं
1947 की 15 अगस्त को, 14 अगस्त को विभाजन हुआ, वो दुखद एक हो गया। एक कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति थी, अंग्रेजों से मुस्लिम समाज से या जो राष्ट्र विरोधी तत्व से, उनसे उनको लड़ने की इच्छा शक्ति की कमी थी। जो भी था, आज उसका वो प्रमुख विषय नहीं है, किंतु स्वदेशी का आंदोलन स्वराज्य में बदला, स्वराज्य का आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता के आंदोलन में बदला, जिसको अंततोगत्वा विजय मिली 1947 की 15 अगस्त को, और भारत स्वतंत्र हुआ। किंतु स्वतंत्रता पर रुकना यह स्वदेशी का पूर्ण विचार नहीं है ना। स्वतंत्रता एक पग है, अपना राजनीतिक नेतृत्व रहे, अपनी डिसीजन पावर रहे, यह अत्यंत अनिवार्य शर्त है। अगर आप देश को समृद्ध और महान बनाने की यात्रा पर निकलने चाहते हैं तो आपके पास निर्णय की ताकत तो आनी चाहिए। तो निर्णय करने की ताकत आई हमारे पर, लेकिन देश की यात्रा में देश यहां से नहीं है। हम विश्व का सबसे उन्नत, आर्थिक रूप से लेकर आध्यात्मिक रूप तक सारे विश्व के 204 देशों का सबसे अगुवा राष्ट्र हमेशा से रहे हैं। इसलिए 1947 में जब देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी क्या नाम है, इस देश के प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस का शासन हो गया, क्योंकि गांधी जी तो उस समय चले गए तुरंत 48 में, वो तो चले गए। सरदार पटेल 49 में चले गए, तो इसलिए स्थिति बड़ी वो थी। नेहरू जी की देशभक्ति पर तो वो नहीं था, लेकिन नेहरू जी को भारतीय जीवन मूल्यों में, नेहरू जी को अपना, हमारा भी कोई अपना गहरा आध्यात्मिक जीवन है, अपना एक शौर्यपूर्ण इतिहास है, कोई स्वदेशी की हमारी परंपरा है, इसके ऊपर विश्वास तो था ही नहीं, श्रद्धा तो थी ही नहीं, उनको उसके बारे में जानकारियां भी बहुत कम थी। उसका परिणाम क्या हुआ? 47 के बाद देश की अर्थव्यवस्था कौन से राह पर चलनी चाहिए? उस समय पर परम पूज्य गुरुजी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक, उन्होंने कहा भारतीय चिंतन के आधार पर विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल हमारे को अपनाना चाहिए, जिसकी जड़ें भारत में हो और जिसका भविष्य वर्तमान की युगानुकूल हो। इसलिए उन्होंने कहा स्वदेशी चाहिए, स्वदेशी युगानुकूल चाहिए। किंतु उनके पास तो इसको मानने का कारण ही नहीं था। तब राजनीतिक क्षेत्र में गुरुजी के इस विचार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आगे बढ़ाया और उन्होंने उद्घोषणा की, भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर ठीक करना हो और उसके लिए दो ही शब्द मुझे बोलने हो तो वे दो शब्द हैं स्वदेशी और विकेंद्रीकरण। एकात्म मानव दर्शन जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने रखा, उसके मूल में स्वदेशी चिंतन है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो आज का राष्ट्र निर्माण होता दिख रहा है, वास्तव में आज राष्ट्र निर्माण नहीं है, ये पुनर्निर्माण है। राष्ट्र तो हमारा हजारों वर्षों से है, उसको नया क्या बनाना है? ये हमारा भवन तो पहले से है, उसमें जरा दोबारा से सफेदी करके उसको नया रूप देना है, इसलिए हम पुनर्निर्माण इसको कहते हैं, निर्माण नहीं। उन्होंने, दीनदयाल जी ने कहा कि इस गति से ही देश को कर सकेंगे। यद्यपि शासन क्योंकि कांग्रेस का था और उसका स्वदेशी में और इसमें कोई वो रहा नहीं था, लेकिन 1991 जब आया और देश की परिस्थिति ऐसी हुई, देश दिवालिये के कगार पर हो गया। क्यों? नेहरू जी ने जो नीतियां अपनाई वो स्वदेशी के स्थान पर सोवियत संघ के द्वारा प्रेरित वामपंथी या समाजवादी मॉडल की नीतियां थी। उसको यहां पर नाम क्या दिया उन्होंने? सोशलिस्टिक पैटर्न। ये सोशलिस्टिक क्या होता है भाई? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी कोई भारत का चिंतन था कि नहीं था? एंगस मेडिसन जो इंग्लैंड के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, वर्ल्ड बैंक की उन्होंने स्टडी करके रिपोर्ट दी है कि 0 एडी से लेकर 1500 सन तक विश्व के अंदर जो भी उत्पादन होता था, सामान्य भाषा में, आज की इस भाषा में समझो जीडीपी, उस समय जीडीपी शब्द नहीं चलता था, लेकिन उन्होंने कहा विश्व भर में जो भी उत्पादन होता था उसका 32 से 33% अकेले भारत से होता था। हमारे चिंतन के आधार पर, स्वदेशी चिंतन के आधार पर अर्थव्यवस्था कैसी होती है, यह हमने छोटा मोटा नहीं, 1500 साल तक मॉडल रखा और वो पूर्ण रोजगार युक्त था।
भारत में किसी ने बेरोजगारी शब्द तक नहीं सुना था। मैं तो बार बार कहता हूं, मेरे परिवार में सब संस्कृत के विद्वान हैं। हम जब स्वदेशी में ये बेरोजगारी का अभियान ले रहे थे, स्वावलंबी भारत अभियान, तो मैंने अपनी भाभी और भाई से पूछा कि आप बड़े विद्वान हैं संस्कृत के, इसके लिए बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी तो उर्दू शब्द है, कोई हिंदी में और अपनी हमारी मूल भाषा संस्कृत है उसमें शब्द होगा ना, आप जरा बताइए। और वो दोनों विद्वान पीएचडी प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों के, वो मुझे काफी होने पर भी वो बता नहीं पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, उसमें बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण के लिए शब्द ही ना हो, ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि ये 250-300 साल पहले, 400 साल पहले भारत में बेरोजगारी भी कोई चीज होती है, इसकी कल्पना तक नहीं थी। कोई आज कहे कि यहां दिल्ली के अंदर हमारे को दो ऐसे व्यक्ति के नाम बताओ जिनके सिर पर 2 सींग हो और 4 दांत आगे निकले हुए हो, ऐसे 2 व्यक्ति या एक व्यक्ति का नाम बताओ। कोई आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। भारत में कोई बेरोजगार होता ही नहीं था, इसलिए उसके लिए हमारी भाषा में शब्द कहां से आए? ये कब आया? जब अंग्रेजों ने रोजगार की परिभाषा बदली। उन्होंने कहा, क्योंकि उनको अपना राज्य चलाने के लिए कुछ छोटी मोटी इंग्लिश समझने वाले, छोटी मोटी इंग्लिश बोलने वाले कुछ लोग चाहिए थे। उनको उन्होंने बुलाकर अपने यहां पर नौकरी दी, और केवल नौकरी देकर उनको पैसा ही नहीं दिया, उनको प्रतिष्ठित किया, उनको साहब, उनको सर, बड़े बड़े दर्जे दे दिए। नौकरी को रोजगार का पर्याय बनाया अंग्रेजों ने। अंग्रेज भारत पे 200 साल राज किया, $45 ट्रिलियन लूट कर ले गए, ये एक बात है। उससे भी अधिक खतरनाक बात उन्होंने की, भारत के युवाओं को, भारतीय समाज को रोजगार की एक गलत परिभाषा के राह पर चढ़ा दिया। आज की जो बेरोजगारी है, ये कहां से आई है? ये एक चिंतन में से आई है। वो चिंतन अंग्रेजों का दिया हुआ है, क्या? कि नौकरी ही रोजगार है। और नौकरी भी कौन सी? सरकारी नौकरी हो तो सबसे बड़ी। भारत में परिवार से ही, लुहार का लड़का लुहारी का काम परिवार से सीखता था, शिक्षक का लड़का शिक्षण परिवार से सीखता था, सुनार का लड़का सुनार से सीखा। आज स्किल डेवलपमेंट की बड़ी चर्चा है, हजारों करोड़ के बजट हैं। पहले ये स्किल हर घर अपने बच्चे को सहज स्वाभाविक रूप से देता ही था। ये जो अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था का वो प्रक्रिया बनाई और रोजगार का मतलब नौकरी कर दिया, और नौकरी भी है सरकारी नौकरी, इसलिए बीटेक पढ़ा हुआ, एमटेक पढ़ा हुआ आज का लड़का कहता है कि मेरे को नौकरी दे दो। मैंने पीएचडी कर लिया, मैंने एमएससी एमटेक कर लिया, एमकॉम कर लिया, बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, और मेरे को नौकरी दो। हर कोई नौकरी लेने वाला बन गया। कहां से हुआ ये चिंतन? अपना मूल चिंतन रोजगार की परिभाषा हमने अगर छोड़ दी, अंग्रेजों की ये रोजगार की परिभाषा जब ले ली, तो भारत बेरोजगारी के भंवर में फंस गया। इसको अगर वापस निकलना है, भारत को पूर्ण रोजगार युक्त होना है, तो केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है स्वदेशी का, वो मार्ग है स्वावलंबन का। आज हम कहते हैं स्वावलंबी भारत बनाएंगे, आज हम कहते हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो उसका मतलब है हम इस देश को स्वावलंबन पर लाएंगे, इस देश की परिभाषा बदल के उद्यमिता पर लाएंगे, स्वरोजगार पर लाएंगे, कृषि में मूल्य संवर्धन पर लाएंगे, तभी भारत है। नौकरी ही रोजगार है, इस परिभाषा से निकलकर स्वरोजगार अपना रोजगार है, उद्यमिता अपना रोजगार है, बड़े उद्यम रोजगार है। आजकल की भाषा में कहना हो तो स्टार्टअप अपना रोजगार है, इनोवेशन से अपना रोजगार है। भारत जैसे ही इस पर आएगा, भारत पूर्ण रोजगार युक्त और समृद्धि युक्त देश बन जाएगा। और इसको जरा ध्यान करिए, इसीलिए हमने स्वावलंबी भारत अभियान चलाया स्वदेशी जागरण मंच ने। 1991 में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के बाद इस लॉ को, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के काल से चली, जो राम सिंह, सदगुरु राम सिंह ने अपनाई, जिसको ऋषि दयानंद ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, लाल बाल पाल ने, महात्मा तिलक और वीर सावरकर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी जी ने, गुरु जी ने, दीनदयाल जी ने चला कर लाया, उसी प्रक्रिया को, उसी स्वदेशी मशाल को आज आगे बढ़ा रहा है स्वदेशी जागरण मंच। आज भारत के समक्ष जो बड़ी चुनौतियां हैं,
इन चुनौतियों को सार्थक रूप से हम निश्चित रूप से पार करने वाले हैं। वर्तमान में चल रही टैरिफ वार हो, विश्व व्यापार युद्ध हो, चाइना की चाइना के सस्ते माल की भारत में डंपिंग हो रही हो या कौन, हमें विश्वास है अगर हमारे को विश्व पर राज्य कर रहे अंग्रेजों के काल से मुक्ति दिला गया है स्वदेशी, तो आज चीन की डंपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से इससे भी मुक्ति दिलाएगा स्वदेशी। हमारा संकल्प है, विश्वास है। आज तक की घटनाएं, वे इतिहास हमारा भरा पड़ा है। हम नहीं कभी भी क्या नाम है अपने विश्वास से डिगे। इसलिए कई लोग हमारे से जब पूछते हैं कि अरे साहब इसमें क्या होगा, इतने बड़े टैरिफ हो गए तो इसमें से निकल जाएंगे क्या, बड़ी बर्बादी होगी, ये होगा। अरे काहे को बर्बादी होगी, आपने अपना पिछोकड़ देखा नहीं है, आपने अपना जरा पीछा देखा नहीं है। सिंह के पुत्र हो भाई, ब्रह्म के पुत्र हैं, स्वदेशी जैसा श्रेष्ठ विचार हमारे अंदर है। स्वामी विवेकानंद से लेकर परम पुण्य गुरु जी से लेकर दत्तोपंत ठेंगड़ी, दीनदयाल जी से लेकर वर्तमान का हमारा नेतृत्व तक यह सबल है, सक्षम है। 145 करोड़ का विशाल बाजार है, विश्व में किसी के पास नहीं है, चीन के पास भी नहीं है, अमेरिका की तो बात किया है। 60 करोड़ का हमारे पास मिडिल इनकम ग्रुप का एक बड़ा बाजार है हमारे पास, जो अर्थ की दिशा तय करता है। हम दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं। 4.2 ट्रिलियन के डॉलर के साथ हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और कम वक्त में हम 15 अगस्त 1947 को अभी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाए, 2047 का जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे तो भारत का प्रधानमंत्री जो भी होगा घोषित कर रहा होगा हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमारे पास आधार है, 145 करोड़ का बड़ा बाजार है, 37 करोड़ युवाओं का दम है, 60 करोड़ का हमारे पास मिडिल इनकम ग्रुप है, और सबसे बड़ी बात है स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का, स्वदेशी का, उद्यमिता का, साहस का, स्वदेशी का एक बड़ा विचार हमारे पास है, एक लंबी परंपरा हमारे पास है। इस परंपरा के आधार के ऊपर हम अपने राष्ट्र को निर्माण करने में कहीं पर भी चूकने वाले नहीं हैं। हमने जब कहा था सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, वो हमने केवल गीत नहीं गाया था, उस गीत को साकार करने की प्रक्रिया इस समय पर चल रही है। स्वदेशी उसका एक वैचारिक आधार है, जागरण मंच उसका एक शरीर का रूप काम कर रहा है। इस समय पर स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान उसका लेटेस्ट कड़ी है, उसकी आगे की कड़ी है। इस कड़ी के आधार पर निश्चित रूप से हम विजयी होंगे। विक्टर ह्यूगो विश्व में एक बड़ा दार्शनिक हुआ तो यूरोप का है, उसका एक बड़ा प्रथम वाक्य रहा है, उसका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य रहा है, नथिंग कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया हो। उसी के पैरेलल में हम कहता हूं विश्व में भारत का समय आ गया है और भारत में स्वदेशी का समय आ गया है। एंड नथिंग कैन स्टॉप द आइडिया बिकॉज द टाइम हैज कम ऑफ द स्वदेशी। इसलिए अगले आने वाले दिनों में केवल सुदर्शन न्यूज नहीं ना, भारत के सारे न्यूज चैनल और भारत के सारे न्यूज चैनल नहीं, भारत के सारे राज्य, भारत की सारी राजनीति, और केवल भारत नहीं दुनिया के 204 देश एक ही उद्घोष करने वाले हैं, और वो उद्घोष होगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इतना पर्याप्त। माननीय सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्दों से हम सभी अभिभूत हुई हैं। तो किसी के सवाल हैं तो सवाल कर सकते हैं जी। हाँ, स्वागत है। माइक दीजिए। हाँ, यहाँ से शुरू करिए। हाँ, जिनको पूछना है प्रश्न शॉर्ट में रेडी रखें। हाँ जी, हाँ चल रहा है का। और वर्तमान समय में जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो लंबे समय से प्रधानमंत्री भी कहते आए हैं वोकल से लोकल पे जाना है। वो समय, वो दौर तब था जब हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और सबने उस चीज़ को अपनाया कि हमको स्वदेशी आगे लेकर के चलना है। आपने उसकी परिभाषित की। लेकिन आज के दौर में जो यूथ है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से यूथ को चलना चाहिए ताकि हम स्वदेशी को अपना सकें? देश के युवा पर जरा विश्वास रखें।
हमारा प्रतिवर्ष 21 अगस्त जो अभी आने वाला है विश्व उद्यमिता दिवस, उससे लेकर 2 अक्टूबर गांधी जी और शास्त्री जयंती तक हमारा ये स्वदेशी उद्यमिता प्रोत्साहन पखवाड़ा रहता है। हज़ारों विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में हम जाते हैं, महाविद्यालयों में जाते हैं, हम देखते हैं आज का यूथ, जब मैं नहीं जाता था तब मेरे को लगता है आज का यूथ इन चीज़ों को नहीं सुनेगा। भैया स्वदेशी क्या है, अरे मॉडर्न आना चाहिए, अरे साहब क्या ये नई चीज़ लाया स्वावलंबन। लेकिन आज जब मैं जाता हूँ उद्यमिता की बात करने के लिए, स्वावलंबन की बात करने के लिए, स्वदेशी की बात करने के लिए, तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि पुरानी पीढ़ी से कहीं अधिक आज का युवा जो है उसको ग्रह कर रहा है। उसको जब मैं कहता हूँ कि स्वदेशी यानी इसरो की सफलता ये है हमारा स्वदेशी भाई, उसको जब मैं कहता हूँ अमूल का डेयरी का विश्व का 65,000 करोड़ का व्यापार ये है स्वदेशी भाई, उसको जब मैं बताता हूँ आईटी सेक्टर में विश्व भर में 300 करोड़ से ऊपर के एक्सपोर्ट हमारे आईटी और सॉफ्टवेयर के हैं, ये है स्वदेशी भाई। अपनी हम कंप्यूटर चिप्स हम अपने देश में बना रहे हैं, मेट्रो हम अपनी देश में बना रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़ा क्या नाम है उसमें से एविएशन सेक्टर हम अपना डेवलप कर रहे हैं। विश्व की दूसरी बड़ी सड़क निर्माण इस समय पर आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, जब उनको बताते हैं कि अमेरिका का जो वो है सड़क ये 68 लाख किलोमीटर है और भारत की जो है नंबर 2 पर आ गई है 63.5 लाख किलोमीटर, और ये अगले 10 साल में अमेरिका को भी पार करके विश्व का सबसे बड़ा सड़क मार्ग हमारा होने वाला है, सबसे क्वालिटी की क्या नाम है ट्रेन हमारे होने वाली है। तब उनको लगता है कि अरे वाह स्वदेशी इतना ज़बरदस्त है, तो यूथ जो है उसके ऊपर एकदम उछल कर खड़ा होता है। उसको केवल जानकारी नहीं होती जब, तब वो कहता नहीं स्वदेशी तो शायद पिछड़ा और पुराना विचार है। जब उसको लगता है बात तो ठीक है, इसरो तो हमारा है, चंद्रयान पे हम ले जा रहे हैं, अमूल के डायरी दिखती है, तो उसको लगता है नहीं भाई स्वदेशी स्वावलंबन का विचार ही वास्तव में हमारा विचार है, और इसको आज का युवा बिल्कुल स्वीकार करता है। अभी जैसा मेरे मित्र ने कहा युवाओं के लिए ये सच है कि भारतवर्ष की जो पॉपुलेशन 145 करोड़ है प्रेजेंट में, जितना यूरोप का पूरा पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा हमारा यूथ है हमारा भारत के अंदर। और आपने जो अभी बताया पूरा जोश शरीर के अंदर ऐसे हो गया जैसे एक यूथ के अंदर जोश होता है। मैं मुंह से माँ कहता हूँ स्वदेशी का विचार ही ऐसा है। मैं मुंह से माँ कहता हूँ ना माँ, हाँ, तो रोम रोम स्पंदन करना शुरू कर देता है, लेकिन मदर करके फीलिंग नहीं आती। तो आज का जो यूथ है ये निस्संदेह आने वाले भारत का निर्माण करने वाला है। और मैं तो कहता हूँ जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं वो 20% ही हैं, लेकिन आने वाले देश का भविष्य है 100%। आज का टॉपिक के साथ में कुछ लाइनें लिख के लाया था, मैं जरूर समय मिलेगा तो सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा तो यदि उसमें समय मिले तो बताना। लेकिन ये सच्चाई है कि जो पेड़ की जड़ कमज़ोर है वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, ना स्वस्थ फल दे सकता। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी जो आत्मा है, सच्चाई तो यही है, वो स्वदेश में ही है। हाँ, स्वदेशी चाहे बोलियाँ हो, चाहे स्वदेशी खान पान हो, चाहे स्वदेशी और चीज़ें हों, ठीक है ना, उसकी फीलिंग अलग है। तो अगर समय रहेगा तो मैं 4 लाइनें जरूर सुनाऊंगा। ठीक। कोई और अभी प्रश्न लेते हैं पहले, अगर प्रश्न है तो। सुझाव था आपका, अच्छा विचार। जी, हम लोग तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो सारा दिन बच्चों के बीच में ही रहते हैं। ये जो स्टार्टअप वाला जो काम पिछले 10-11 साल से आरंभ हुआ है, ये बच्चों के बीच में बहुत अधिक पेनिट्रेट कर रहा है, और ये मैं बता रहा हूँ कि मतलब बच्चे इसको बहुत, और ये स्वदेशी की भावना है वैसे। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो खासकर अमेरिका की और यूरोपियन कुछ देशों की, उनकी तरफ भी उसका आकर्षण अभी बना हुआ है। मतलब उसको भी देखना चाहिए कि जिस प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनीज़ विदेशों में काम कर रही हैं और वो हमारे ग्लोबलाइजेशन के बाद उनको यहाँ पर स्थापित हुई हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को टक्कर देने के लिए हमको स्वदेशी मॉडल पे अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को बनाना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, जिसमें कि हमारा पढ़ा हुआ बच्चा, हमारी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा उन कंपनीज़ में काम करे। उसको चैलेंज अभी नहीं है, मेरे कहने मतलब ये। दूसरा एक पॉइंट कि जब हमने ग्लोबलाइजेशन की स्थापना की 1991 वगैरह में, पिछले 40-45 साल पहले, तो अब मैं कभी नहीं समझ पाया कि पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा और अमेज़ॉन और इस प्रकार की जो छोटी मोटी कंपनीज़, जो हिंदुस्तान लीवर, इस प्रकार की जो कंपनीज़, इन कंपनीज़ को क्यों अलाउ किया गया।
भाई अगर हम मान लीजिए कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कर ही रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन करने का अर्थ ये होना चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजी बाहर की जो हम भी विदेश हमारे पास इसकी संभावना नहीं बन रही है, हम वो उसको मंगाएं। ठीक है, कुछ मैं और समझ चीज़ गया आपका प्रश्न। इस प्रकार। ठीक है, धन्यवाद। आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न था कि भाई हमारे लड़के जो है और वो अमेरिका या यूरोप वहाँ जाते हैं या वहाँ उनकी कंपनियों के पीछे भागते हैं, उनकी कंपनियों में काम करने का कुछ मात्रा में अपने जो बच्चे हैं जो अब तक गए उनका कसूर कम था, क्योंकि पिछले 15-18 सालों को छोड़ दीजिए तो उससे पहले भारत का इंफ्रा, भारत की लैब्स, भारत की वो इतनी पुअर थी कि हमारे कोई IITian IIM के हमारे लड़के कोई अगर बड़े प्रयोग करना चाहते हैं, कोई थोड़ा उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, थोड़ी फंडिंग चाहिए या कुछ भी 2-4 साल करना, उसके लिए पैसा वैसा तो था ही नहीं, कोई इकोसिस्टम, कोई उनको प्रोत्साहन देने वाला भी नहीं था, कोई जगह भी नहीं थी। तो ऐसे में भारत का बहुत बड़ा ब्रेन, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वो ब्रेन ड्रेन हो गया। और आज अमेरिका की आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखोगे, चला कौन रहा है? चलाने वाले तो हमारे लड़के हैं। इसलिए अब हम उनको कह रहे हैं कि भाई उस समय था, आप चले गए, अब आप वापिस आओ। आप वहाँ पर जाकर गूगल बना सकते हो, हमारा सुंदर पिचाई वहाँ जाके गूगल बना सकता है, हमारा सत्यम नडेला वहाँ जाके माइक्रोसॉफ्ट बना सकता है, हमारा एडोबी जाके हमारा वो बना सकता है, हमारी इंदिरा नूई जाके पेप्सिको की CMD बन सकती है। आप वहाँ क्या कर रहे हो? आप वापिस आओ। अब हमने आह्वान किया, लेकिन अब वो आदत पड़ गई होती है। लेकिन इसमें स्वदेशी आंदोलन की सहायता करने के लिए आज अमेरिका के जो वर्तमान के राष्ट्रपति वो स्वयं आ गए हैं। उन्होंने ऐसा वहाँ पर जो आकर्षण जो था भी सही हमारे वो अब आ गए। इसलिए हमारे लड़के लड़कियाँ अब पहले ही जो यहाँ से जो प्रवाह था अमेरिका को चलो, जो अच्छा लड़का था वो कहता नहीं अमेरिका यूरोप चलो, अब कम से कम अमेरिका तो कहता नहीं नहीं वहाँ तो अब रहना ही दो। और कोई छोटा मोटा रह गया होगा तो ट्रंप जी और भी आगे कर देंगे। और दूसरी तरफ क्या है कि इधर भारत में अब इंफ्रा अच्छा हो गया है, अब यहाँ कनेक्टिविटी, अब आपका UPI पेमेंट सिस्टम, ये तो अमेरिका और यूरोप में नहीं है, ये तो वर्ल्ड का बेस्ट वो माना जाता है। आपको मालूम है कि नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा वो ट्रांजैक्शन सिस्टम है वीज़ा। उस वीज़ा में पर डे जो है वो 2.3 ट्रिलियन क्या नाम है ट्रांजैक्शन होता है, और जो UPI है वो 2.4 हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया। वर्ल्ड का इस समय सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन सिस्टम हमारा UPI है। इसलिए भारत में अब इंफ्रा या किसी को डेवलपमेंट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए थी, आज लाइट, पहले तो हमारे यहाँ लाइट आती 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए थे, आज 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, क्या नाम है आपका, एवरीथिंग आपको अवेलेबल है। इसलिए अब यूथ यहाँ का यहाँ रुक जाएगा। और ऊपर से जो थोड़ा बहुत आकर्षण था भी रही तो वो ट्रंप पर इन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया विषैला कि वैसे ही उसके जाने का मन नहीं करेगा। इसलिए आगे आने वाले दिनों में हम दूसरे उससे ठीक से और निकल जाएंगे, तो ऐसा मुझे लगता है। ये हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग शुरुआत की हुई थी तो FDI का बहुत विरोध करते थे हम लोग। कुछ सेक्टर में तो आवश्यक है, ठीक है, वहाँ आना चाहिए, लेकिन कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें से एक मीडिया भी है, मीडिया है, इंश्योरेंस है। ऐसे सेक्टर में जब FDI आता तो ये अपने इंटरेस्ट के साथ आता है, और कहीं ना कहीं ये फिर हमारे जो विचार है, हमारे देश की बाकी व्यवस्थाओं को भी डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। उस पर हम क्या कर रहे हैं अभी, क्या विचार हमारा है? नहीं, विचार हमने क्या करना है, वैसे भाई जी मेरे ख्याल मीडिया में शायद अभी अलाउ नहीं किया है। कितना % है? दुर्भाग्य से बीजेपी ने ही पहले कार्यकाल में 27 किया, 26 किया और अब 49 किया, 49, जिसका हम विरोध करते हैं। हम तो कहते हैं कि मीडिया क्षेत्र में उद्योगपति को भी आने नहीं देना चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। मीडिया जैसे सेंसिटिव क्षेत्र में, क्योंकि उससे सूचना प्रसारण होता है, और जब विदेशी स्टेक बीच में आ जाएगा और अब तो देश को सूचना कहाँ ले का ही जाएंगे? युद्ध है ना, सूचना का ही इसलिए युद्ध है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से बिल्कुल वो है। हाँ। हम इस प्रकार के सेंसिटिव जो सिक्योरिटी का मामला है, क्या नाम है, ये अपना मीडिया का मामला है, एजुकेशन का मामला है, इनमें किसी प्रकार के FDI के समर्थक तो खैर हैं ही नहीं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं, करने वाले भी हैं। परिस्थिति देखनी पड़ती है भाई कैसे विरोध का तरीका क्या रखें, लेकिन एज ए प्रिंसिपल किसी भी प्रकार का इनमें कोई हमारी पोजीशन में डाइल्यूशन नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का वो नहीं है ना, बिल्कुल वो करना चाहिए। ये सेंसिटिव मामले है उस नाते से। तो लेकिन माननीय जो सतीश बाकी की जी- चीज़ों में भी होगा
तो वो भी जिन चीज़ों में है, तो हमारा कहना है कि इच्छा से देसी, ज़रूरत से स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी, और मजबूरी धीरे धीरे ख़त्म करते जाना, ये हमारी बॉटम लाइन रहती है। और उसके आधार पर हम ठीक चल रहे हैं। जो मैंने कहा कि परिस्थितियाँ ही ऐसी बन रही हैं सारे विश्व में कि आपको केवल स्वदेशी जागरण मंच कह रहा है या संघ परिवार के संगठन कह रहे हैं इसलिए स्वदेशी, पर नहीं, वो वैश्विक परिस्थितियाँ ही इस देश को जो है और वो स्वदेशी स्वावलंबन आत्मनिर्भरता की तरफ मोड़ रही हैं। इसलिए हमारे को अगले दिनों में इस पर आना ही है। इतना ही केवल इस समय। माननीय सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी अतिथिजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह की कड़ी, राष्ट्रीय व्याख्यान माला की कड़ी निरंतर इसी तरह चल रही है। कल पुनः आपसे इसी समय एक नए विद्वान, एक नए वक्ता के साथ आप सभी के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।